हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चैल्कोलिथिक एज के बारे में। कुछ ऐसे टूल्स जो कि कॉपर के भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे और स्टोन के भी देखने को मिलेंगे। ये टाइमलाइन थी 3000 से लेकर 500 BC तक। चैल्कोलिथिक एज की खास बात ये है, ये ऐसी पहली एज थी जहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम मेटल का यूज़ जो है वो देखने को मिलता है along with स्टोन टूल्स। ठीक है, मेटल का यूज़ देखने को मिलता है। एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मेटल इज़ नॉट इक्वल टू आयरन ऑलवेज। सारा मेटल आयरन नहीं होता है, पता है ना ये वाली बात। आप गोल्ड को ले लो, सिल्वर को ले लो, कॉपर को ले लो, ये सारा का सारा मेटल ही है ये भी। डू यू एग्री? समझ रहे हो मेरी बात? चैल्कोलिथिक एज में आपको कौन सा मेटल देखने को मिलता है? कॉपर। कोई भी मिले चाहे ना मिले, लेकिन एक चीज़ श्योरिटी के साथ कही जा सकती है कि क्या नहीं मिलता था? आयरन नहीं मिलता था। आयरन हड़प्पा में मिलता था क्या गौरव? कौन सी साइड पे मिलता था? चलिए, आयरन मिलता था हड़प्पा में। कब जाकर मिला है? 6th सेंचुरी BC। ठीक है, हाँ। तो फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड वाज कॉपर। कॉपर आपको नेचुरल फॉर्म में पृथ्वी पे मिल जाता है क्या? कॉपर अलॉय होता है कि अपने आप में प्योर फॉर्म का मेटल होता है? प्योर फॉर्म का होता है। कॉपर की ओर्स होती हैं, हाँ, तो मतलब प्योर फॉर्मेट का होता है कि नहीं होता है? उसको मिक्स करके तो नहीं बनाया जाता किसी चीज़ के साथ, नहीं। लेकिन दे ऑल्सो ओकेजनली यूज ब्रॉन्ज। क्या ब्रॉन्ज एक अलॉय है कि मेटल है? एलॉय। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड एलॉय? साइंस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। और जो मेटल होता है वो प्योर फॉर्म का एक्चुअली एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अपने प्योर फॉर्मेट के अंदर ओर्स के साथ मिलता है ना, फिर उसकी क्लेंजिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हमें उससे मेटल मिलता है। तो ब्रॉन्ज कैसे मिलता है श्रेया? कॉपर को अगर मैं मिक्स कर दूं टिन के साथ तो मुझे ब्रॉन्ज मिल जाएगा। तो अगर ये मुझे कह रहा है फर्स्ट मेटल टू बी यूज वॉज कॉपर, ओकेजनली दे यूज ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज के साथ साथ मैं क्या एक और चीज़ लिख सकता हूँ यहाँ पर? क्या? टिन। आ गई एडिशनल इंटरप्रिटेशन। टेक्नोलॉजिकली जो चैल्कोलिथिक एज थी वो ज़्यादातर जो प्री हड़प्पन सेटलमेंट्स थी उनके लिए अप्लाई होती है टर्म। ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कंट्री के हमारे वेरियस साइट्स पे, वेरियस पार्ट्स में, जब हड़प्पन कल्चर, इसको यहाँ पर पूरा नाम दिया जा रहा है ब्रॉन्ज हड़प्पन कल्चर, जब ये ख़त्म हो जाएगा ना, ठीक है, उसके बाद अपीयर होगी चैल्कोलिथिक एज। तभी तो इसका टाइमलाइन आप देख रहे हो 500 BC तक। यार 1000 BC से तो अपनी वैदिक एज स्टार्ट हो जाती है हड़प्पा के एंड के बाद, है ना। यहाँ पर इसका जो टेन्योर है वो 3000 से लेकर 500 BC तक जाता है। क्या इसी के अंदर तब तक हड़प्पा ख़त्म नहीं हो जाता? बताना ज़रा, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? यानी कि चैल्कोलिथिक एज एक इतनी इम्पॉर्टेंट एरा को डिनोट करती है कि
हड़प्पन सिविलाइजेशन की कहानी शुरू होके समाप्त भी हो चुकी होती है, तब तक चैल्कोलिथिक एज इससे पहले भी होता है और जब हड़प्पा खत्म हो जाता है इसके बाद भी होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? क्योंकि वो क्या बोल रहा है अभी, वैसे तो चैल्कोलिथिक जो साइट्स हैं वो प्री हड़प्पन सेटलमेंट्स को दिखाती हैं, ये देखो लाइन, लेकिन बहुत सारी साइट्स ऐसी भी हैं कि जब हड़प्पन कल्चर खत्म हो गया था उसके बाद इमर्ज होती हैं वो। तो क्या मैं कह सकता हूँ ना कि हड़प्पा की जर्नी एक लिमिटेड है, लेकिन चैल्कोलिथिक फेज की कहानी वो हड़प्पा से भी ज़्यादा एक्सटेंडेड है, राइट? इसकी इंटरप्रिटेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आई श्रेया जो मैंने बोला? इसके लिए आप ये बना सकते हो, जैसे ये बनाया ना मैंने, चैल्कोलिथिक लिखकर हड़प्पा का फेज स्टार्ट, हड़प्पा का फेज खत्म, लेकिन उसके बियॉन्ड भी चैल्कोलिथिक जो फेज है उससे पहले भी है और उसके बाद भी एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब अपने हिसाब से जो मर्जी बना लेना, एक मुझे ये सिंपल सा डायग्राम ठीक लगता है इसको समझने के लिए, ठीक है? कि अगर हड़प्पा अगर ये है, हड़प्पा अगर ये है तो चैल्कोलिथिक फेज फिर ये है। बोल सकता हूं मैं ऐसा क्योंकि इसका जो टेन्योर है वो प्री हड़प्पन से लेकर गौरव पोस्ट हड़प्पन तक देखने को मुझे मिल रहा है। सिंपल है श्रेया, प्री हड़प्पन टू पोस्ट हड़प्पन, बस ये चीज़ याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ जो चैल्कोलिथिक कल्चर्स हैं, चैल्कोलिथिक फेज को ही चैल्कोलिथिक कल्चर बोला जाता है, तो दे आर कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन कल्चर ऑल्सो। ऑब्वियस ही बात है, जब ये इस रेंज तक फैल रहे हैं कि उससे पहले और उसके बाद तक, तो बीच में हड़प्पा कवर नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया था। इसलिए आप समझ गए, जैसे चैल्कोलिथिक की ये दोनों साइड बाउंड्रीज हो गई बॉडीगार्ड की तरह, बीच में हड़प्पा, तो इसको इस फेज को भी तो वो कवर कर ही रहा है ना गौरव, अगर ये यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो, है ना? तो कुछ जो चैल्कोलिथिक कल्चर्स हैं, और चैल्कोलिथिक कल्चर मतलब क्या, कुछ जो साइट्स हैं वो कंटेम्प्रेरी थे हड़प्पन कल्चर के। जो चैल्कोलिथिक कल्चर्स आर कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन कल्चर एंड सम ऑफ प्री हड़प्पन कल्चर ऑल्सो, कि जब हड़प्पा स्टार्ट भी नहीं हुआ था उसके साथ वो एग्जिस्ट कर रहे थे। और हड़प्पा से पहले कौन सा कल्चर चल रहा था, मतलब मेजरली जो हड़प्पा की ही निशानी एक प्रकार से, कौन सी साइट है वो? हाँ, मेहरगढ़, बिल्कुल कॉन्फिडेंट ही बोलो यार, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कौन से फेज की निशानी? न्यूलिथिक एज की निशानी। न्यूलिथिक एज अलोंग विद मेहरगढ़ कौन से रीजन की निशानी? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की निशानी। और न्यूलिथिक फेज कहाँ से कहाँ तक फैलती है? 8000 to 6000, लेकिन किसी किसी रीजन में 8000 से 1000। तो जब वो 8000 से 1000 तक फैल रही है, तो अगर मैं ऐसा बोलूँ 8, 6, 5, 4, अब 3 तो यहाँ पर भी कवर है, 3, 2, 1 होते होते 520 तक। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फाइनल इंटरप्रिटेशन, चैल्कोलिथिक एज वॉज द फेज इन द हिस्ट्री which used to share contemporary cultures with Neolithic age। इसी को अगर मैं एक नाम दे दूं प्री हड़प्पन एज तो चलेगा? बोलो, न्यूलिथिक एज को नाम दे दूं प्री हड़प्पन एज, चलेगा? बिल्कुल चलेगा यार। दूसरा, ये कंटेम्प्रेरी था न्यूलिथिक फेज का, प्री हड़प्पन एज का, और हड़प्पन कल्चर का भी, या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो मर्जी बोल लो। समझ गए? तो कुछ जो न्यूलिथिक कल्चर थे देवर कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन कल्चर,
और कुछ कंटेम्प्रेरी थे प्री हड़प्पन कल्चर को भी के साथ भी। तो ये प्री हड़प्पन कल्चर किसको बोला जा रहा है यहाँ पर? न्यूलिथिक एज को। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर देखो अभी अपनी बात कर रहा है कि ज़्यादातर जो चैल्कोलिथिक कल्चर थे देवर पोस्ट हड़प्पा। ये एरा देख लो ना, इसका सिग्निफाई कर रहा है ना 500 BC तक के हड़प्पा था। बोलो नहीं ना? तो अगर इसको मेरे को लिखना है तो ये ऐसा हो जाएगा ना कुछ, न्यूलिथिक या प्री हड़प्पन प्लस हड़प्पन सिविलाइजेशन, उससे भी पहले और उसके भी बाद। मुझे देखने को मिलेगा चैल्कोलिथिक कल्चर और यहाँ पर भी चैल्कोलिथिक कल्चर। पहले मुझे बताओ इसकी टाइमलाइन या इसकी कहानी समझ में आई? और ये जो बीच में है ये बेसिकली क्या डिनोट कर रहे हैं? देवर कंटेम्प्रेरी विद चैल्कोलिथिक कल्चर। इसकी खास बात क्या थी? फर्स्ट मेटल अपीयर्ड, उसके टूल्स पहली बार देखने को मिले हमें स्टोन के बाद, है ना? और वो कौन सा था फर्स्ट मेटल? मेजरली कॉपर, कुछ कुछ जगह पर ब्रॉन्ज, और अगर ब्रॉन्ज है तो डेफिनेटली टिन भी है। सिंपल। इंटरेस्टिंग है श्रेया? मन के अंदर आ रहा काय का इंटरेस्टिंग? मुझसे पूछो नोट्स बनाते बनाते। चलो अब एक प्यारा सा डिफरेंस बताता हूँ मैं आप लोगों को, चैल्कोलिथिक और हड़प्पन कल्चर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, नंबर 1, चैल्कोलिथिक एज वॉज प्राइमरीली रूरल, लेकिन इट वॉज प्राइमरीली अर्बन। डिफरेंस तो यही आ जाता है, देख रहे हो? मतलब पूरे चैल्कोलिथिक फेज भले ही निकल जाए, लेकिन वो फिर भी एक रूरल इकॉनमी थी, ये अर्बन इकॉनमी थी। दे यूज मोस्टली कॉपर, और इन्होंने क्या यूज़ करा? ब्रॉन्ज। लेकिन क्या ब्रॉन्ज थोड़ा बहुत भी देखने को मिलता था क्या चैल्कोलिथिक फेज में? बिल्कुल। दे यूज टू लिव नियर हिली लैंड और रिवर्स। इन्होंने अर्बनाइजेशन का स्टेटस अटेन कर लिया था, तो ये जनरली फ्लड प्लेन्स के पास रहते थे इन द इंडस वैली, है ना? क्योंकि एक जगह पर टिकना ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट था इनके लिए। यहाँ तक बात समझ में आई? ये 3 डिफरेंसेस। उसके बाद चैल्कोलिथिक एज में जो लोग थे उनकी वे ऑफ लाइफ कैसी थी और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? नंबर 1, अब नियोलिथिक फेज के साथ ये कंसाइड कर रहा है, उसका कंटेम्प्रेरी है, तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं ये एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे और कैटल रेयरिंग भी करते थे। बिसाइड दे यूज्ड टू प्रैक्टिस फिशिंग एंड हंटिंग। जो लोग थे चैल्कोलिथिक फेज के, वो इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर क्या क्या प्रोड्यूस करते थे, क्या क्या उगाते थे? वीट और राइस उनका स्टेपल फूड था। स्टेपल फूड या स्टेपल डाइट किसे कहते हैं? नहीं, ग्रो नहीं, कॉमनली जो हम खाते ही खाते हैं डेली बेसिस पे। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, दाल रोटी दाल चावल, यही मुंह से निकलता है, कुछ भी बनाओ चाहे वीट और राइस।
हमारा भी स्टेपल फूड यही होता है, पल्सेस, व्हीट, राइस, है ना, रोटी दाल चावल, तो ऐसे स्टेपल। उसके बाद बाजरा, कुछ दालें लाइक लेंटिल, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ग्रास पी। और जो ईस्टर्न रीजन्स में रह रहे थे वो सौगंधा की तरह थे, वो मछली और चावल खाते थे। ठीक है, मैं आपको लेंटिल दिखाता हूँ। ये मसूर की दाल होती है, ओके, ऑरेंज कलर वाली ऐसी दिस। उसके बाद ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, काला चना। और प्रॉपर तरीके से चना नहीं, एक्चुअली ये दाल की फॉर्मेट के अंदर ऐसा होता है, वैसे उसको बोल दिया जा रहा है ये पे यहाँ पर। और ग्रीन ग्राम आपका होता है जस्ट अ मिनट, हरा चना, ये कुछ ही वाली दाल, स्प्राउट्स वाली। इसके बाद ग्रास पी, घास मटर, इसका दूसरा नाम होता है एक्चुअली, तो गूगल बता रहा है, ये कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन ये सब यहाँ पर ग्रो होता था, लोग यहाँ पर इन सब चीज़ों को खाते थे। ठीक है, एंड बाजरा तो आप जानते ही हो, ये बाजरा। उसके बाद दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन। क्या होता है इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर एक पैच ऑफ लैंड होता है, आप कुछ साल वहाँ पर रहते हो, आपने खेती बाड़ी वगैरह जो करनी है करी, उसके बाद आप इसको आग लगा देते हो, राइट। उससे होगा क्या, यहां पर जो भी चीज होगी वो जलकर ऐश बन जाएगी। लेकिन ये ऐश काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, बिकॉज मतलब सॉइल के लिए काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, अच्छी होती है, न्यूट्रिशन देती है सॉइल को, बिकॉज इट इज़ रिच इन पोटैश मतलब ये जो राख जो बनती है इसके अंदर पोटैश होता है। ये पोटैश मिट्टी में जाके जब समाता है तो वो ज़मीन दोबारा उपजाऊ धरती बन जाती है, उपजाऊ भूमि बन जाती है। ठीक है, इसके बाद ये करते क्या है, ये तब तक एक दूसरी जगह पर चले जाते हैं और इसको ये जो है अनडिस्टर्ब्ड और अनटच्ड फॉर्मेट के अंदर छोड़ के चले जाते हैं कुछ सालों के लिए। ये लैंड 1 था, लैंड 2 के साथ भी इन्होंने ऐसा करा, लैंड 3 पे शिफ्ट हो गए, लैंड 3 में भी ऐसा करा, फिर लैंड 4 में शिफ्ट हो गए, तब तक दोबारा लैंड 1 रेडी हो गया,
यूज होने के लिए, और बाकी सब में जैसा लैंड वन में प्रोसेस चल रहा था वो चल रहा है कि आग लगाकर इनको छोड़ दिया गया। ऐसे करने से होगा क्या, एक जगह की पूरी फर्टिलिटी खत्म भी नहीं होगी एंड कुछ कुछ साल ऐसे निकलते चले जाएंगे, और जो फर्टिलिटी का जो नेचर होगा एग्रीकल्चर के लिए वो हर एक लैंड का, हर एक रीजन का इंटैक्ट रहेगा। इसको बोला जाता है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन। आज भी ये हमारे देश में कहाँ पर प्रैक्टिस होती है, मतलब वैसे तो बहुत सारे इलाकों में होती है, लेकिन मेजरली कहाँ पर, विच रीजन ऑफ द कंट्री? क्या राजस्थान? दिमाग खराब हो गया? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बहुत कुछ है ना राजस्थान में, और जला दो मैं उसको। उसके बाद however neither the plow nor the hoe has been found। ठीक है, सॉइल को अपटर्न करने के लिए आपको पता है ये होता है प्लो, ये होता है प्लो। प्लो दिखाता हूँ आपको मैं, वुडन, ये प्लो, एंड हो फावड़ा। ठीक है, काइंड ऑफ ये अगेन मैं वही चीज़ है, दोनों का यूज़ क्या है कि सॉइल को अपटर्न करने के लिए, है ना, खेत को जोतने के लिए। ये यहाँ पर नहीं मिले। हड़प्पा में प्लो मिला है क्या? नहीं, टॉय मिला है ना, ओरिजिनल नहीं मिला है, टेराकोटा टॉय। क्या? हाँ, डिकम्पोज हो गया, वो वुड का पार्ट था। वेरी गुड। तो प्लो और हो यहाँ पर नहीं मिले हैं किसी भी साइड पर, लेकिन अगर एग्रीकल्चर अगर इतनी अच्छे लेवल पे हो रही है, अच्छी खासी लेवल पे दिख रहा है, होते तो होंगे, बस सरवाइव नहीं कर सके, है ना। एंड डेफिनेटली इसके पीछे रीज़न क्या होगा कि प्लो या हो ये बनाते होंगे कौन से हैंडल पर? वुडन हैंडल पर। अगर बोन पर बनाते होते ना तो पक्का सर्वाइव करता, राइट। और हड़प्पा में भी यही होगा शायद से। और जहाँ पर हो भी, क्या पता वो अभी अनडिस्कवर्ड हो अभी भी, क्योंकि कुछ ना कुछ मिलता रहता है आर्कियोलॉजिस्ट को। पहले ये माना जाता था कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन सबसे पुराना है ना, फिर अब हड़प्पा सबसे पुराना हो गया। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो डैट जो मेजर पार्ट थे इस चैल्कोलिथिक कल्चर के, दे फ्लरिश इन द जोन ऑफ ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल का जोन कौन सा होता है भाई हमारे देश में? कहाँ देखने को मिलता है ब्लैक सॉइल ज़्यादा? शाबाश। डेक्कन प्लेट्यू। और वहाँ पर ब्लैक सॉइल है। ये डेक्कन प्लेट्यू के अंदर ब्लैक सॉइल कैसे आई है? हाँ, पास में जो ही है। और ये जो ब्लैक सॉइल है किसके लिए यूज़ होती है? कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन प्रोडक्शन। ठीक है, कॉटन के लिए पानी चाहिए होता है कॉटन ग्रो करने के लिए, मतलब इतना ज़्यादा नहीं। मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा कि पानी बिल्कुल चाहिए होता कि नहीं चाहिए होता, भावना समझ जाया करो बस मेरी, ठीक है ना। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सूखे सूखे जगह पे वो हो जाएगा, बिना पानी डाले कोई क्रॉप ग्रो हो जाएगा। इंसान के बच्चे को भी ग्रो होने के लिए पानी चाहिए होता है ना। तो दे डोमेस्टिकेटेड काउस, शीप, गोट्स, पिग्स, बफेलोस, इनका पशुपालन करते थे। ये 5 तरह के एनिमल्स का, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां और सूअर। हंटिंग करते थे हिरन की। लेकिन ये लोग ना हॉर्सेस के बारे में फैमिलियर नहीं थे।
दे वर नॉट एक्वेंटेड, दे वर नॉट फेमिलियर विद द हॉर्सेस। क्या हरप्पन्स थे हॉर्सेस के बारे में फेमिलियर? हाँ, यूपीएससी की लाइन पे क्यों जाते हो यार? थे। और कौन सी साइट? सुरकोताड़ा। तो दे कुक देयर फूड एंड एट बीफ टू। बीफ किसका मांस होता है? गाय का, ये खाते थे, ठीक है। इंटरेस्टिंगली एक फैक्ट है, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे ये बड़े प्यार से उनको रख रहे हैं, जानवर भी बड़े खुश, जिनको मार के खा जाते थे। क्योंकि अगर बीफ खा रहे हैं तो ऊपर तो ये लिखा हुआ था कि काउ वॉज अ डोमेस्टिकेटेड एनिमल। सुअर को रखने से कोई फायदा तो होता नहीं है, सुअर ना सामान लेकर जाता है, ना आप उस पर बैठ के कहीं जा सकते हो, ना उसकी बुलक कार्ड बना सकते हो, राइट। सुअर को अच्छा खासा तंदुरुस्त कर देना है, फिर उसको मार के खा जाना है। और सुअर के मांस को हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्क, है ना। तो एनिमल्स वर स्लॉटेड फॉर फूड एंड नॉट मिल्क फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं है कि इनको पशुपालन करके इनको दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स इनसे चाहिए थे, मतलब अच्छा खासा तंदुरुस्त इनको बनाना है, पहलवान टाइप का, और उसके बाद मार के खा जाना है। आज भी जो बस्तर रीजन में जो गोंड ट्राइब रहती है, गोंड पीपल रहते हैं, वो यही करते हैं। वो दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बेसिकली, देखो आपको एक चीज़ तो पता होगा, जो मिल्चिंग एनिमल्स होते हैं ना, अगर उनका मिल्क देने का टाइम आ गया है तो दूध निकालना पड़ता है, वरना जानवर की मृत्यु हो जाएगी। इतनी बात आप लोगों को पता है? गौरव आपको पता होगा है ना, जैसे हमारे यूपी में जो गाय के भैंस के तबेले होते हैं, बारिश भी हो रही ना तो ग्वाले को बोला जाता है कि दूध निकाल लेना, वरना गाय मर सकती है, क्योंकि उसके जम सकता है ब्रेस्ट में दूध, है ना। वो निकालना ज़रूरी होता ही है अगर वो दूध दे रही है तो यहाँ पर ऐसा नहीं था कि दूध को छेड़ते ही नहीं थे या डेयरी प्रोडक्ट्स में कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मेन पर्पज़ वो नहीं है कि मतलब जानवरों का पशुपालन कर रहे हैं तो दूध मिल जाएगा, पनीर मिल जाएगा, घी मिल जाएगा, बटर मिल जाएगा, मलाई आ जाएगी, ये नहीं है इनका मेन पर्पस। इनका मेन पर्पस है कि भाई ठीक है, इनको हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बनाना है, दूध मिल रहा है मिलते रहने दो, लेकिन जैसे बड़े साइज के हो गए, अच्छी खासी चर्बी अगर इनके अंदर जमा हो गई, काट के फीस्टिंग करो इनकी। और ये प्रैक्टिस गॉन्ड पीपल में भी ये रहती है। तो ऐसा मत समझना कि अगर कोई मिल्चिंग एनिमल्स है, मिल्चिंग एनिमल्स मतलब दोज हु आर केपेबल ऑफ गिविंग मिल्क, और कोई भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल है जो जिससे मतलब ये दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब मिल सकते हैं, तो हम छेड़ेंगे ही नहीं उनको कि भाई दूध तो लेना ही नहीं, हम तो तुम जब बड़े हो जाओगे मार के खाएंगे। अरे यार, उनको बड़ा होने के लिए भी अगर वो स्टेज अगर उनकी आ गई है कि जिसमें दे आर गिविंग मिल्क, ठीक है, तो वो निकालना ज़रूरी होता है, वरना जानवर की मृत्यु हो सकती है। उसके बाद दे यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी, जिनमें से ब्लैकवेयर, रेडवेयर पॉटरी एज वेल एज ओकर कलर पॉटरी बड़ी फेमस थी। ओकर को हम लोग कहते हैं गेरुआ, और मैं काफ़ी बार आप लोगों को बता भी चुका हूँ, जैसे गांव वगैरह में इधर उधर जो कच्चे हाउसेज होते हैं, गौरव ये श्रेया आप लोगों को पता होगा, घर को लीपने के काम आता है। कई लोग इसको एक ऑस्पिशियस ओकेशन के तौर पर, कोई एक सेरेमनी या कुछ भी हो, तो गेरुआ को जो पाउडर होता है उसको गोबर में मिलाकर कुछ स्वास्थ्य या वो भी बनाते हैं। पता होगा गौरव, शायद सुनाओ कभी कहीं, है ना। तो ये पहले मैं आपको रेडवेयर और ब्लैकवेयर तो आप जानते हो, मैं ओकर दिखाता हूँ आपको, ओकर पॉटरी। चैल्कोलिथिक पॉटरीज, ठीक है, उसमें से ओकर कलर पॉटरी ये वाली होती है।
और ओकर गेरू, ठीक है। ये पाउडर होता है, अलग अलग कलर के हो सकते हैं। अगर वो गाना सुना हो श्रेया आपने, रंग दे तू मोहे गेरुआ, उसमें जो काजोल ने जो एक चुन्नी उड़ते हुए आती है ना, वो गेरुआ कलर की ही होती है, ओखर कलर की होती है, वो उसी के ऊपर वो गाना है। क्या नाम है उसका? एक सेकेंड रुकोगी, ये देखो है ना, ये ओकर, यही है। तो दे यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी, ब्लैक एंड रेड पॉटरी, ओकर कलर्ड पॉटरी, जो कि काफ़ी पॉपुलर थे। अब ये बनाई कैसे जाती थी? पॉटर्स व्हील का सहारा लेकर। पॉटर्स व्हील कब आ चुका था? वो तो मेसोलिथिक में भी था, है ना, काफ़ी टाइम से था। और यहाँ पर जो भी पॉटरी थी उनके ऊपर वाइट लाइन की डिज़ाइन होती थी, जैसे कि यहाँ पर स्टिक फॉर्मेट के अंदर ये बना हुआ था ना। मैं अगर आपको दिखाऊँ, ओखर कलर पॉटरी, ये तो ब्लैक डिज़ाइन है ना, जैसे ऐसी वाइट डिज़ाइन होती थी। यहाँ पर देखिए, ये देख रहे हो, ये ठीक है। एक और फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, फीमेल पॉटर्स को उस ज़माने में अलाउ नहीं था पॉटर्स व्हील यूज़ करना, सिर्फ मर्द ही ये वाला काम कर सकते थे। सोशल डिवीजन के बारे में कभी भी लिखना हो ना, जैसा कि याद है ना मेसोलिथिक एज में रॉक पेंटिंग से भी एक चीज़ डिराइव करी थी, ऐसे ही यहाँ से भी। अभी ये मैंने आपको बताया था श्रेया, इसके पीछे देखो हिस्टोरियंस की डीप स्टडी या उनकी इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व होती है। वेरीफाई तो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। हमें जितनी चीज़ें मान रहे हैं ये एक असम्पशन ही तो है ना श्रेया, जो कि हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं उसके बेसिस पर। अब क्या पॉटर्स व्हील पे क्या थप्पा लगा रहता था कि ये जो मेल है वो यूज़ करेंगे, फीमेल है जो वो यूज़ करेंगे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई रिटन रिकॉर्ड भी नहीं है ना। तो ये एक इंटरप्रिटेशन वाली बात है। अब ये आपके दिमाग में आता होगा कि सर मान लो कि मैं हिस्टोरियन हूँ, तो मैं कैसे फिर इस चीज़ को इंटरप्रेट करूँ, मतलब ये हिस्टोरियन किस बेसिस पे बोलते हैं? तो उसके पीछे ना, जैसे जो मैंने रिसर्च करी है, तो एक बारी मेरा जानने का मन कर रहा था कि यार ये कैसे इंटरप्रेट कर पा रहे, तो फिर वो चीज़ मुझे पकड़ में क्यों नहीं आ रही कि मैं कैसे बता पाऊँ कि ये फीमेल पॉटर्स जो हैं वो पॉटर्स व्हील यूज़ नहीं करते थे। देखो क्या है कि जिन जगह पर घड़े मटके बनाने का काम है या जहाँ से बल्क में मिले हैं ना, उनके आसपास ना जो बॉडीज़, जो स्केलेटन्स हैं वो मेल के हैं, इसके बेसिस पर होती है इंटरप्रिटेशन, समझ गए? और कोई खास रीज़न नहीं है इसके पीछे। कैसे होगा यार बताओ ना, कोई लिखकर कोई गया नहीं है, राइटिंग्स होती नहीं थी, कोई मार्क है नहीं, प्योरली इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेस्ड है। वो अगेन मैं वही कह रहा हूँ, वेरी फीबल तो किसी के द्वारा नहीं, किसी का बाप भी नहीं कर सकता वेरीफाई इस चीज़ को। उसके बाद दे वर कैरेक्टराइज्ड बाय रूरल सेटलमेंट्स, हमने ऊपर पढ़ा था अभी, अगर आपको याद हो, ये हड़प्पा के साथ जब कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे थे हम इसका, प्राइमरीली रूरल, प्राइमरीली ज़्यादातर रूरल। और ये लोग भी बर्न्ड ब्रिक नहीं जानते थे, लेकिन क्या हड़प्पन जानते थे बर्न्ड ब्रिक के बारे में, है ना? तो यहाँ पर एक और डिफरेंस मुझे मिल गया ना, लिख सकता हूँ ना मैं। अगर बर्न्ड ब्रिक नहीं जानते थे तो कौन सी ब्रिक जानते होंगे? हाँ, उसको कहते हैं, मड तो सारी होती है, सन ड्राइड ब्रिक्स। और यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? बोथ, इंक्लूडिंग बिगेट ब्रिक्स, ठीक है।
बढ़े आगे। तो दे वर नॉट एक्वेंटेड, दे वर नॉट फैमिलियर विद बर्न ब्रिक, एंड जनरली ये कच्चा हाउसेज में रहते थे जो कि मड ब्रिक से बने होते थे, वही सन ड्राइड ब्रिक्स वगैरह। थैच हाउस मतलब वही रीड्स वगैरह और स्ट्रॉ से। इनकी इकॉनमी जो थी वो विलेज बेस्ड इकॉनमी थी, और सोशल इनइक्वालिटीज चैल्कोलिथिक एज से आना शुरू हो गई थी। समाज में ऊंचे तबके के लोग, नीचे तबके के लोग, मर्द और औरतों में डिफरेंसेस, इस प्रकार की सामाजिक असमानताएं, सोशल इनइक्वालिटीज चैल्कोलिथिक सोसाइटीज़ में देखने को मिलती थी। जो यहाँ पर चीफ थे वो रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे, वो दूसरों को डोमिनेट करते थे, और राउंडेड हट्स में रहते थे नॉर्मल लोग। अब ये हम कैसे कह सकते हैं, हड़प्पा में आपको पता है ना, जो सिटाडेल था उसका एरिया कम था, लेकिन इट वॉज अप्रेस प्लेटफॉर्म, है ना। और लोअर टाउन का एरिया काफ़ी बड़ा था और वो नीचे की साइड पे था। अब जिसका ज़्यादा बड़ा एरिया, ज़्यादा घर मिले हैं उसके आसपास, तो नॉर्मल जनता रहती होगी। वो भी तो एक असम्पशन है ना कि अगर रूलर था भी अगर हड़प्पा के अंदर, तो वो सिटाडेल में रहते होंगे, उस एरिया में रहते होंगे, है ना। ऐसे ही यहाँ पर ये माना जा रहा है कि रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते होंगे चीफ, और राउंडेड हट्स में रहते होंगे नॉर्मल जनता। अब ये कैसे पता लगा सकते हैं बताओ, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाउसेस ज़्यादा मिले कि कम मिले हैं? ये मिले हैं वेरी फ्यू, और ये मोस्टली राउंडेड हट्स में नहीं है। ठीक है, अगेन वेरी फीवेल नहीं है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन ही तो है ना ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी चीज़ों को मैं कह रहा हूँ कि वेरी फीवेल नहीं है, आप लिखो ही ना उनके बारे में, या आप ब्रैकेट में ही लिखाओ दिस कैन नॉट बी वेरीफाइड, दिस कैन नॉट बी वेरीफाइड। ऐसे तो फिर हड़प्पा तक कुछ भी चीज़ वेरीफाई नहीं करी जा सकती। जो चीज़ें बस ऑब्जेक्ट सामने देख रहे हैं, बस हम उनको देख सकते हैं, हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट मिला है, करा तो कुछ भी नहीं जा सकता। अब एक बार बताओ, इस चीज़ को भी वेरीफाई करा जा सकता है क्या? केशरिया हड़प्पन्स अपने आप को इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन टर्म यूज़ करते होंगे इस टाइम पर? स्क्रिप्ट तो डिसाइवर हो नहीं पा रही। उसके बाद इनके जो गांव थे देवर स्मॉल, और जो घर थे, जो हट थी, वो एक दूसरे से चिपकी रहती थी। ये क्या दिखाते हैं, दे यूज टू लिव इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद ईच अदर। ठीक है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद ईच अदर। जो लोग थे वो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउस दोनों में रहते थे। चीफ किस में? रेक्टेंगुलर हाउस में। नॉर्मल जनता किस में? सर्कुलर राउंडेड हट्स में। ठीक है, विद मड वॉल्स एंड थैच रूफ्स। बड़े सारे जो हाउसेस थे ज़्यादातर वो सिंगल रूम थे, लेकिन कुछ कुछ घरों में आपको 2 कमरे या 3 कमरे भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ छोटी छोटी क्ले इमेजेस भी देखने को मिली हैं हमें मदर गॉडेस की, अर्थ गॉडेस की, चैल्कोलिथिक साइट से। तो ये कहना पॉसिबल है कि वो मदर गॉडेस को पूजते होंगे, रिस्पेक्ट करते होंगे। इनका जो रिलीजियस कल्ट का जो सिंबल था वो था बुल। टर्म देख लेना, प्रोबेबली। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं जो मालवा रीजन में और जो राजस्थान साइड्स पे हमें बुल के टेराकोटा फिगरिन्स काफ़ी सारे मिले हैं, और वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलाइज फॉर्म के अंदर। अब और भी तो जानवर थे ना, मतलब इंटरप्रिटेशन ये है इसकी, और भी तो जानवर थे, उनको इतने स्टाइल में टेराकोटा फिगरिन्स के फॉर्म में क्यों नहीं बनाया गया जितना बुल को बनाया गया? तो प्रोबेबली इनका जो बुल था, इनके टाइम पे जो बुल था, इट वॉज अ सिंबल ऑफ देयर रिलीजियस कल्ट। उनका वर्शिप का सिंबल हुआ करता था अलॉन्ग विद मदर गॉडेस। चैल्कोलिथिक पीपल काफ़ी दीवाने थे गहनों के और डेकोरेशन के आइटम्स के। जो औरतें थी वो गहने पहनती थी, शेल से बने हुए, हड्डियों से बने हुए, और अपने बालों में कंघी भी करती थी।
ठीक है, दे यूज्ड टू कॉम देयर हेयर। उसके बाद सेमी प्रीशियस स्टोन्स की बीड्स भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती थी, जो कि बनी होती थी कार्निलाइन से, स्टीएटाइट से और क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। ये सब हमें यहाँ पर मिला। कार्निलाइन कौन से कलर का स्टोन होता है? रेड स्टोन, है ना। फिर स्टीएटाइट, दिस इज द स्टीएटाइट। एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल। जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऐसी फॉर्मेट के अंदर मिलता है। आप ये सोचो ये बर्फ जैसा कि क्या है, मिलता है ऐसे ही है एक्चुअली। ऐसे चिपका हुआ मिलता है, नेचुरल अर्थ में से जब निकालते हैं ना, इसको ऐसे ही आता है। ठीक है। उसके बाद चारकोलिथिक एरा के जो लोग थे, ऊपर हो गया ना सब, हाँ ठीक है, वो बड़े एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ थे। कॉपर के टूल्स बड़े अच्छे से बना लेते थे। दे न्यू द आर्ट ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग, और वो अच्छे स्टोन वर्कर्स भी थे। वो स्पिनिंग भी जानते थे, वीविंग भी जानते थे, कपड़े बुनना सिलना सब जानते थे, लेकिन राइटिंग नहीं जानते थे। दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ राइटिंग। क्यों, कैसे कह सकते हैं हम? हमें कुछ मिला है क्या? कुछ भी नहीं। किसी चीज़ पे कोई भी एक लिखावट का सिंबल या कुछ भी, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एनिमल फिगरिंग्स वगैरह की डिज़ाइन बनी है। क्या पेंटिंग से राइटिंग का इन्फ्लुएंस लिया जा सकता है क्या, बताओ? बिल्कुल नहीं। और ये देखो श्रेया, हमारी सोसाइटी में या सोशल स्टडीज़, ये सोशियोलॉजी के नोट्स में कितना काम आ सकता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी वाज वेरी हाई अमंग चारकोलिथिक पीपल। इन्फेंट मोर्टेलिटी का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि बच्चे पैदा हुए उनको मार दिया गया। बच्चे पैदा हुए वो मर जाते होंगे, ये भी मतलब होता है उसका, समझ रहे हो? हमारे देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी के कुछ रेट्स हैं, इसका मतलब क्या? और सरकार का टारगेट होता है उन रेट को कम करना। इसका मतलब क्या कि जो लोग मार रहे हैं उनको समझाना है कि अपनी बच्ची और बेटों को मत मारो पैदा होने के बाद। वो मर जा रहे हैं। माँ को ज़्यादा प्रेगनेंसी के टाइम पे न्यूट्रिशन देना है ना, ताकि बच्चे सर्वाइव कर जाए। और इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब क्या? इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब क्या? कोख में मरेंगे पैदा होने के बाद। हाँ, तो क्या मतलब पैदा होने के बाद या मम्मी के कोख में, वॉम में पैदा होने के बाद? क्योंकि जो मारना जो जानबूझ के होता है ना, उसको फीमेल इन्फेंटिसाइड या फीमेल फीटिसाइड कहते हैं ना। वो किलिंग होती है। ये किलिंग नहीं है, प्राकृतिक रूप से खुद मरना है ये। मतलब खुद मरना भी नहीं, मतलब मर जाना बस प्राकृतिक रूप से, वीकनेस की वजह से, किसी इलनेस की वजह से। ये काफ़ी ज़्यादा हाई थी चारकोलिथिक पीपल के अंदर। बच्चे यानी कि पैदा होते थे वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे इतना ज़्यादा, क्योंकि हमें वेस्टर्न महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मतलब ब्यूरल देखने को मिले हैं बच्चों के कंकाल। श्रेया बताओ, इसने तो तमिलनाडु को भी चीड़ फाड़ कर रख दिया ना एनालिसिस में, है ना। बस इस इंफॉर्मेशन को श्रेया आज ही आप भी गौरव अच्छे से इंग्रेन करना। इसके ऊपर आधा घंटा 25 मिनट 45 मिनट बिताना, रिकॉल करना। 10-11 पॉइंट जो भी सुनो एक बारी फिंगर टिप्स पे ला के उनको सोचना, क्या मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, मुझे मोटा मोटी सारे पॉइंट्स याद हैं। अगर क्वेश्चन मेरे सामने आ जाए तो क्या मैं आइडेंटिफाई कर सकूँगा, कर सकूँगी इस स्टेटमेंट को? क्योंकि श्रेया गेम तो मेंस का ही हो गया ना। ठोस तरीके से बताना है आपको, अपनी आत्मा की कसम खाकर पेपर वाले दिन बैठ कर, है ना, कि ओनली 1 इज राइट, ओनली 2 इज राइट। ये है चारकोलिथिक साइट्स कुछ आपके सामने। अगेन ये आपको वही सेम होमवर्क आपका, ये आपको पता होने चाहिए, इनके आज के नाम पता होना चाहिए, कौन से स्टेट में ये पता होना चाहिए। जैसे अब ये देखो, अगर 2024 का पेपर मेरे हाथ में दिया जाए बनाने को,
मैं तो सीधा ये पूछूंगा, गोलाबल गोलाबल ससन किसकी साइट है? पांडु राजर धीबी कहाँ की साइट है? प्रभास पतन कहाँ की साइट है? गिलुंद कहाँ की साइट है? नवदतोली, कायत, दलमाबाद, जौरवे, क्योंकि ये टर्म्स ऐसी हैं, संगनका कल्लू, ये टर्म ऐसी हैं कि इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है ना रेगुलर बुक्स के अंदर, पहली बार देखने को मिल रही है। बताओ, अच्छा सीरियसली बताओ, आप भी पहली बार देख रहे हो इनको? एग्जैक्ट स्टेट तो आपको भी नहीं पता। हाँ, वो इंडिया का मैप है तो मोटा मोटी अभी आप जान पा रहे हो। अगर यही टर्म्स में अगर ये मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर, तो इसलिए ये सारे मैप को ना बहुत सीरियसली लो, क्योंकि टेक्स्ट को तो हर कोई याद कर लेता है। उसके बाद चैलकोलिथिक सेटलमेंट जो है, दे हैव बीन फाउंड इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न एमपी में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, और कुछ दक्षिण भारत और पूर्व भारत के हिस्सों। हमें यहाँ पर लेकिन कुछ कुछ रीजन डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। अलग अलग रीजन में अलग अलग सीरियल प्रोड्यूस होते थे, अलग अलग जगह पर लोगों की स्टेपल डाइट अलग थी, तो अलग अलग कंजम्पशन वो करते थे। डिफरेंट जगह पे पॉटरी स्टाइल अलग थी। तो फॉर इंस्टेंस ईस्टर्न इंडिया के अंदर ये लोग चावल ग्रो करते थे, वेस्टर्न इंडिया के अंदर दे यूज टू कल्टिवेट बार्ली एंड व्हीट। ये तो ऑब्वियसली बात है ना श्रेया, ज्योग्राफी वाइज गौरव होगा नहीं ऐसे, ये सेम चीज़ें कैसे हो सकती हैं वैसे भी। अब क्या चावल हमारे देश में या कोई भी, यार कोई सा भी ज़माना हो श्रेया, चावल के हर जगह हो जाएंगे हमारे देश में? कश्मीर में चावल हो जाएगा क्या? राजस्थान में क्या चावल की खेती बहुत फलेगी फूलेगी? हाँ, वो अलग बात है कि शुरू से राजस्थान ऐसा ये डेजर्टी एरिया नहीं था, लेकिन वाटर सप्लाई भी तो एक चीज़ होती है ना श्रेया रेगुलर फॉर्मेट के अंदर, गौरव, है ना? इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए ना हमारे देश में। क्या आज भी, इस एरा को तो छोड़ दो, 500 बीसी से लेकर 2023 तक आ जाओ, आज भी इरिगेशन फैसिलिटी हर जगह पर है क्या हमारे देश में? सारे राज्यों में कोई किल्लत नहीं है पानी की? बिल्कुल है। नहीं होती श्रेया तो ग्राउंड वाटर के बारे में क्यों पूछता यूपीएससी, हमने क्यों पढ़ा था? महाराष्ट्र के अंदर डेड वर बरीड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये वाली बात याद रखना। सर नॉर्थ की तरफ, पैर साउथ की तरफ। महाराष्ट्र में ऐसे गाड़ा जाता है, ये बना लिया करो साइड में आप लोग अपने नोट्स वगैरह में। दक्षिण भारत में देवर बरीड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट की तरफ सर, वेस्ट की तरफ पे। ये है बात। वेस्टर्न इंडिया का ब्यूरियल सिस्टम, और ये सदर्न इंडिया का ब्यूरियल सिस्टम। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। और ईस्टर्न इंडिया में फ्रैक्शनल ब्यूरियल वॉज प्रैक्टिस्ड, ये मैं आपको बताता हूँ। फ्रैक्शनल ब्यूरियल बेसिकली एक ऐसा ब्यूरियल सिस्टम होता है इन विच ओनली पार्ट लाइक हेड ऑफ अ बॉडी इज इंटरेटेड, मतलब वो थोड़ा सा मोड़ के लिटा दिया जाता है एक पिट के अंदर। यहाँ पर थोड़ा सा ना आपकी बॉडी जो होती है वो बाहर की तरफ एक्सपोज होती है। हाँ, अब आप यहाँ से जानो। फ्रैक्शनल ब्यूरियल के अंदर बेसिकली ऐसा होता है, जो कि मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कि बॉडी बेसिकली थोड़ी सी पिट से बाहर निकली होती है, गड्ढे से जो बाहर निकली होती है वो ऐसे निकली होती है। एक्चुअली बॉडी को पहले छोड़ दिया जाता है, उसको चिड़िया वगैरह जो भी जिसको खाना है वो खा लेंगे। याद है श्रेया, इसको ऐसे रेड करके पढ़ लो, साइलेंस टावर याद है, पारसीज का कंसेप्ट। पहले ना
चिड़िया या जिसको भी जो भी बॉडी खानी है वो मांस खा लेंगे पहले पूरा का पूरा, बचेंगी क्या हड्डियाँ ना, हड्डियों को उसके बाद दफनाया जाएगा पूरी बॉडी को दफनाने से पहले। ये होता है फ्रैक्शनल ब्यूरियल। अब है ये नॉर्मल पेट के अंदर ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप अगर इसको गूगल इमेजेस पे देखोगे तो आपको कुछ बहुत यूनिक मिलेगा। डाला तो देखो जैसे ये खा लिया, हाँ ये चीज़ ठीक है, ये सही है। यहाँ पर जैसे जानवरों वगैरह को पहले खिला दिया गया पूरी बॉडी को, बचे क्या ये चीज़ें बची, इसको लाकर काट दिया गया। समझ गए? ईस्टर्न इंडिया में ये प्रैक्टिस होता था, मतलब पूरी बॉडी ना गाड़ कर पहले क्या करा जाता था, सबसे पहले बॉडी को क्या कर दो, जानवरों को खिला दो, उसके बाद जो रिमेन्स बच गए फिर क्या करो उनका, उसके बाद उसको दफना दो। तो मेजर चैल्कुलेटिक कल्चर्स जो हैं, मतलब जो एरियाज आपको देखने को मिलते हैं, एक है साउथ ईस्ट राजस्थान में बनस कल्चर। यहाँ पर इसकी साइड्स हैं जो है अहर नियर उदयपुर एंड गिलुंद। कायथ कल्चर, कायथ एंड चंबल, ये चीफ साइट है मध्य प्रदेश के अंदर, चंबल नदी है ना वहाँ पर। मालवा कल्चर नवदतोली, ये वेस्टर्न मध्य प्रदेश में है। जॉर्वे कल्चर इनाम गांव और चंदोली पुणे में महाराष्ट्र के पास। साइट्स के बारे में और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम लोग जानें, कुल मिलाकर 9 साइट यहाँ पर आपको दे रखी हैं, मतलब 9 कैटेगरी दे रखी हैं। अहर बनस वैली राजस्थान, यहाँ पर लोग स्मेल्टिंग और मेटलर्जी को प्रैक्टिस करते थे। याद है ना अभी हमने ऊपर पढ़ा, देवर ग्रेट कॉपर स्मिथ्स, है ना, यहीं पर होती थी स्मेल्टिंग और ये सब कॉपर वगैरह से बने हुए चीज़ों को शेप देना, उसके वेसल बनाना, घड़े मटके ये सब बनाना। एंड दे यूज टू लिव इन स्टोन बिल्ट हाउसेस। ये नहीं रहते थे, देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस और पॉश हाउस कहूँगा कि नहीं कहूँगा मैं इसको, बताओ, पत्थरों से बने हुए। जनरली वैसे सब लोग उस ज़माने में कहाँ रह रहे हैं, मड एंड थेस्ट हाउस। उसके बाद गिलुंद, बनस वैली राजस्थान, यहाँ पर कभी कभार सेल्डम यूज ऑफ बर्न ब्रिक्स हमें देखने को मिला, कभी कभार, ज़्यादा नहीं। और वैसे भी आपको पता है ना, ये लोग ज़्यादातर किसके बारे में फैमिलियर थे, बर्न ब्रिक्स का तो कंसेप्ट ही नहीं था यहाँ पर। लेकिन कुछ हाँ सनड्राइड ब्रिक्स का यूज़ करते थे, तो यानी कि ऐसा भी नहीं हमें कहना चाहिए कि बर्न ब्रिक्स का कंसेप्ट ही नहीं था यहाँ पर बिल्कुल भी। उसके बाद नेवासा महाराष्ट्र, जॉर्वे में, और एरन मध्य प्रदेश में। नेवासा इन महाराष्ट्र, एरन इन मध्य प्रदेश। देवर नॉन हरप्पन कल्चर। नॉन हरप्पन कल्चर मतलब बेसिकली क्या है, इसका मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हरप्पा में मिल रही थी ना वो नहीं मिलेंगी यहाँ पर, कुछ भी मेथड सिस्टम। नवदतोली, दे कल्टिवेटेड ऑलमोस्ट ऑल फूड ग्रेन्स, जितने हमने ऊपर डिस्कस करे थे सारे मिलते हैं यहाँ पर। दैमाबाद, लार्जेस्ट जॉर्वे साइट इन द गोदावरी वैली। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा ना जॉर्वे कल्चर कहाँ पर था, इनामगांव चंदोली नियर पुणे इन महाराष्ट्र। तो लार्जेस्ट जॉर्वे कल्चर साइट है ये। इट इज़ फेमस फॉर द रिकवरी ऑफ ब्रॉन्ज गुड्स। वैसे कल्चर किसका था, चैल्कुलेटिक कल्चर, मेजरली कौन सा मेटल, कॉपर। लेकिन हमें यहाँ पर ब्रॉन्ज गुड्स मिले हैं, सच एज ब्रॉन्ज के राइनोस, एलिफेंट, 2 व्हील्ड चैरियट्स विद अ राइडर एंड अ बफेलो। देख रहे हो, ब्रॉन्ज के बने हुए, यानी कि इंसान उस टाइम पर टेक्नोलॉजिकली भी काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड था ना, ब्रॉन्ज से बना पड़ा करिए। उसके बाद सोनगांव, इनामगांव और नासिक महाराष्ट्र के अंदर बड़े बड़े मड हाउसेस हमें यहाँ पर मिले हैं विद ओवंस एंड सर्कुलर पिट हाउसेस। ये ओवन कोई खाना बनाने वाला ओवन नहीं है, गड्ढे को कहा जाता है। ठीक है,
कायथ, मध्य प्रदेश। मड प्लास्टर्ड फ्लोर हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, मतलब घर की ज़मीन भी कच्ची नहीं है, पूरे अच्छे से अच्छी क्वालिटी की मिट्टी से प्लास्टरिंग करी गई है उसकी। प्री हरप्पन एलिमेंट्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं पॉटरी में, along with copper objects with sharp cutting edges। हरप्पा में जैसे एलिमेंट्स नहीं थे उससे पहले, मतलब यहाँ पर एडवांस लेवल की पॉटरी और जिसके अच्छे एजेस हों, रफ नहीं था, मतलब वो बिल्कुल भी क्रूड नहीं था, शार्प कटिंग एजेस तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते होंगे। फिर मालवा मध्य प्रदेश में, यहाँ पर हमें चैल्कोलिथिक सेरामिक्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। सेरामिक जानते हो ना क्या होता है? इस प्रकार की मिट्टी का इस्तेमाल करके हाथों से जो बड़ी अच्छी नक्काशी शेप देकर इस प्रकार के जो वेसल्स वगैरह बनाए जाते हैं। ये तो काफ़ी एडवांस आपको दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं सेरामिक आपको दिखाऊं, हड़प्पा के टाइम के मान लो ये होते हैं सेरामिक, चीनी मिट्टी काइंड ऑफ, यस। स्पिंडल बॉल, ये तो हड़प्पा की मेन पहचान थी आगे चलकर, है ना। स्पिंडल बॉल आपको पता है ना, वो कॉटन लगा लगा कर फिर धागा निकाला जाएगा उससे बुनाई करने के लिए, स्पिंडल बॉल। रुई का एक गुच्छा लिया, इसको इसमें लपेटा, अंदर ये जैसी इसके एंटर करता चलेगा, यहाँ पर आपने यहाँ पर रुई रखी बड़ी सारी, इसको, हाँ यहाँ पर रुई रखी आपने, इसको आप उसके बाद मोड़ रहे हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसको देख लीजिए। यहाँ पे आपने रुई रखी, फंसाया, ये एक एडवांस लेवल का, लेकिन इसको बस एक किसी भी लकड़ी का या बोन का मान लो, उसके बाद आप इसको घुमा रहे हो व्हील को, ये रुई अंदर जाते 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 थ्रेड बन जा रही है, इसको कहते हैं स्पिंडल बॉल। ऐसे और नॉन हड़प्पन कल्चर के भी निशान यहाँ पर हमें काफ़ी सारा देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद चिरांद, सेनुआर, सोनपुर बिहार और महिषदल वेस्ट बंगाल, ये प्रोमिनेंट साइट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू चैल्कोलिथिक कल्चर। इसमें ना एक पॉइंट आप अवॉइड कर सकते हो, क्या? ये वाला पॉइंट यूज़ मत करा करो कि ठीक है आ सकता है यार एक बार के लिए देख लो, लेकिन नॉन हड़प्पन कल्चर ना एक्चुअली कुछ होता नहीं है। मतलब ये टर्म ना हिस्टोरियंस भी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। क्यों? एक जैसे आपको एक प्रूफ देता हूँ इसका, ये यहाँ पर देख लो यार, जब ये मालवा को बोल रहा है कि स्पिंडल बॉल मिलते हैं यहाँ पर, और अगला ही पॉइंट चले हमें दे रहा है नॉन हड़प्पन कल्चर, ये तो एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन नहीं है? बताना जरा, दोगली बात नहीं है? हड़प्पा की तो मेन पहचान थी स्पिंडल बॉल, और नॉन हड़प्पन कल्चर फिर ये भी नहीं हो सकता कि कुछ चीज़ें हड़प्पा की मतलब नहीं होती यहाँ पर। भाई तुम जब नॉन हड़प्पन कल्चर कह रहे हो तो फिर तो यही कह रहे हो ना कि हड़प्पा की कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी यहाँ पर। इससे ज़्यादा इस चैप्टर से या फिर इन चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं निकलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इससे यूपीएससी ने 2015 में पूछा था कि मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल लाइफ ऑफ दैट टाइम, सिर्फ कल्चरल लाइफ को नहीं दिखाता उस ज़माने की, बट इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट फाइन एस्थेटिक सेंस कंपेरेबल टू मॉडर्न पेंटिंग, क्रिटिकली इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट। और तब ये 2015 का पेपर है, तो हर एक क्वेश्चन होता था 12.5 नंबर का, जिसमें आपको लिखने होते थे 250 वर्ड्स। एंड ये वाला क्वेश्चन टीना डाबी को फेस करने को मिला था, साल 2015 की टॉपर है वो, ये उनको आया था जीएस पेपर 1 में, पहला ही पेपर, पहला क्वेश्चन। आंसर राइटिंग में डोंट वरी करवाऊंगा,
कभी वीकेंड पर इसको लिख कर देखना। पहले आप नॉलेज गेन कर लो, अपने आप ही आंसर राइटिंग की स्किल धीरे धीरे करके इंप्रूव हो जाएगी। लोग ये कहते हैं पहले दिन से आंसर राइटिंग कर लो, वो कर लो। पहले नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए, उस नॉलेज पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बिना बुक देखे भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। तब धीरे धीरे करके आंसर राइटिंग आपको पता लगने लग जाती है। बैक के क्वेश्चन देख लेना, कुछ दिक्कत लगे तो मुझे बता देना। और साइट्स वाली चीज़ का ध्यान रखना प्लीज़ यार, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बताई ना, अलग अलग ये जो मैप जो दे रखे थे उस पर जो भी साइट्स बन रखी हैं उसका खास तरीके से ध्यान रखना। काम गई है ये सारी, चैल्कोलिथिक वाली हो गई और मीसोलिथिक हो गई, मीसोलिथिक हो गई और पैलियोलिथिक वाली। इसके बाद हम इसी चैप्टर को, सेम चैप्टर को करेंगे ऑक्सफोर्ड की जो बुक है एंशिएंट हिस्ट्री। उसकी एंशिएंट और मेडिवल नहीं आती है, मेडिवल आई नहीं है उसकी अभी। सोनाली बंसल और स्नेहल त्रिपाठी की बुक है, उससे हम करेंगे। मैं आपको पीडीएफ दूंगा। आपको कोई भी बुक नहीं खरीदनी है, सारी पीडीएफ अच्छी क्वालिटी की मैं आपको दूंगा। आप इसी के चाहो तो प्रिंट निकलवा लो या साइमल्टेनियसली जैसे मैं पढ़ाते रहता हूँ आप नोट्स बनाते रहो। फालतू का खर्चा मत करना बुक्स वगैरह का कि आप टेबल पे सजाते चलो 500 600 की बुक बेफालतू में, ठीक है। बुक और इन सब की मेहनत बचाने के लिए तो मेरे पास आए हो ना, कि आपको मतलब बेसिकली मैं आपको क्या बोलता हूँ, सिर्फ एक चीज़ का खर्चा करो, A4 शीट का बंडल, बस वो भर भर के आपके पास होना चाहिए। और वो भी अक्टूबर के बाद वो भी कटने लगेंगे। कैसे? जो आपने नोट्स बना रखे हैं, जब हम रिवीजन करेंगे उसमें हाईलाइट, फिर जब हम सेवेंथ या नाइन्थ टाइम जब हम रिवीजन करेंगे, मैं आपके नोट्स फिर से बनवाऊंगा, लेकिन वो आपके बहुत पर्सनल नोट्स होंगे। जिन चीज़ों को आप भूल रहे हो दोबारा से उन्हीं नोट्स को आप उतारोगे A4 शीट पर। तो आपके जो बड़े वाले नोट्स हैं ये एल्मीरा के अंदर चले जाएंगे, जो कि मेंस के लिए यूज़ होंगे। एंड वो जो आप माइक्रो नोट्स बनाओगे जिसमें आप पूरे सब्जेक्ट को 25 से 50 A4 शीट्स पे उतारोगे, वो आपके प्रीलिम्स के नोट्स होंगे। कि हर सब्जेक्ट में भाई ये 50 से 25 पेज ऐसे हैं जिसके अंदर पूरी मेरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी पॉलिटी, पूरी इन्वायरमेंट समाई हुई है। लेकिन इसके अंदर हर एक लाइन, हर एक फैक्ट मैंने वो लिखा हुआ है जो मैं बार बार भूल रही हूँ। टेस्ट में मेरी गलती हो रही है, इससे मेरा ये हर बार ये ट्रैप हो जा रहा हूँ मैं इसमें। वो 7th और 9th टाइम के वो आपके नोट्स वो वाले होंगे। और फिर जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर होगा दोबारा आपके अलमीरा से जो आप ये डिटेल वाले नोट्स बना रहे हो ये फिर से निकल आएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपने डायग्राम्स बनाए हुए हैं, आपने एनालिसिस के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने हर एक जगह पर एक ही चीज़ को कंपाइल करा हुआ है। तो वो आपकी मीन्स के आंसर राइटिंग में आपको एनरिच करेगा, ठीक है। स्ट्रैटेजी से चलोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा, रैंडम प्रिपरेशन नहीं होती यूपीएससी में। क्योंकि अगर ये नॉलेज का खेल होता तो मैं तो ऐसे कुछ भी पढ़ा दूँ, आप कुछ भी पढ़ते रहो ऐसे। तो स्ट्रैटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें चीज़ों को कंप्रेस करना है, कंपाइल करना है। और वो जो नोट मेकिंग कर रहे हैं उनको पक्का फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का, पेपर नहीं रुकेगा उनका, पक्का डेफिनेटली नहीं रुकेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ।